everyone, welcome to my channel. Now we take in our discussion प्रोफेशनल एथिक्स का सेकंड स्केड्यूल. फर्स्ट स्केड्यूल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टेलीग्राम पे सारे गाइस का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है, मैं कहाँ से हूँ. तो अभी मैं बताती हूँ आपका जो रिएक्शन होगा एक्सप्रेशन वाओ वाला, मैं उस लेक सिटी उदयपुर से हूँ. ओके, सेकेंड स्केड्यूल पार्ट 1 का. इस साथ में मैं नेटवर्किंग फर्म्स जो है अभी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसको भी लास्ट में डिस्कस करूंगी. उसके नोट्स, सिर्फ नेटवर्किंग फर्म्स के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. वैसे मैंने आरटीपी से वो पढ़ा है, ठीक है. इसमें आ जाता है सेकेंड स्केड्यूल में सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल. सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है, उसको डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मान रहे हैं. कब? जबकि वो डिस्क्लोज कर देता है इंफॉर्मेशन acquire in the course of professional engagement to any person other than his client, so engaged him without the consent of his client or otherwise than as required by any law for the time being in force. ठीक है, तो इसमें क्या है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज की है जो उसने का प्रोफेशनल काम को करते हुए क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन उसके बिना कंसेंट के किसी को भी क्या कर दी, शेयर कर ली. ठीक है, वैसे इसमें एक आपको पता होगा लो जो अपने एविडेंस एक्ट 126 में बैरिस्टर वकील वगैरह जो हैं उनको भी बोल रखा है कि आप अपना प्रोफेशनल डिग्निटी जो है यानी प्रोफेशनल जो आपका मतलब वर्क है, तो जो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो आप शेयर नहीं करोगे. ठीक है, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो केस हमेशा अपन देखते हैं वो होता है, हमने क्या देखा था कि जो टैक्स फ्रॉड किया था किसी भी क्लाइंट ने सपोज, ठीक है, तो अब आपको तो पता चल गया कि टैक्स इवेजन के लिए टैक्स फ्रॉड किया हुआ है, तो हम क्या क्लाइंट के इस फ्रॉड को छुपाएं, क्या हम बताएं नहीं? तो एक इसमें ये बात बोलिए कि जो वकील है एविडेंस एक्ट में बोला है कि जो वकील बैरिस्टर वगैरह है वो तो उनका जो काम होता है वो क्या होता है, शील्ड अ क्लाइंट फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ. एविडेंस एक्ट में बोला है कि वकील बैरिस्टर इज वो उनके क्लाइंट के लिए काम करते हैं. ठीक है, लेकिन हम जो हैं सीए हम क्या करते हैं, हम टैक्स शील्ड या टैक्स इवेजन को प्रमोट नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे कि हम क्लाइंट को बोलेंगे कि ये जो टैक्स फ्रॉड हुआ है आप उसको डिस्क्लोज करो. ठीक है, अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो तो ठीक है, अगर डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सपोज क्लाइंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो हम अथॉरिटी को ये बोल देंगे कि किसी वजह से कोई रीजन था जिस वजह से हमने क्या किया, अदर इन्फॉर्मेशन हमको ऐसे मिली थी जिससे हमको ये लगा कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही और हम इस इंगेजमेंट को छोड़ना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, क्लाइंट के साथ जो भी एग्रीमेंट था या जो भी इंगेजमेंट था उसको हमने क्या किया, विड्रॉ कर दिया. अब विड्रॉ कर दिया, साथ में रीजन जो है इन्फॉर्मेशन मतलब जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं बताओगे अथॉरिटी को कि क्या रीजन था या क्या टैक्स फ्रॉड था. पर्टिकुलर वो टैक्स फ्रॉड आपको बताना नहीं है, बट स्टिल आपको ये बताना है कि कोई तो इन्फॉर्मेशन थी जिस वजह से हमने क्या कर दिया, हमारा ये जो प्रोफेशनल काम था वो नहीं किया, विड्रॉ कर दिया उससे. ठीक है, एक यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये भी लिखी है कि जो ऑडिटर है इसमें हम और जो रेफर कर सकते हैं कि वर्किंग पेपर्स जो है उसमें भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्या वर्किंग पेपर शेयर करेगा क्या ऑडिटर? तो बोला है कि नहीं, ऑडिटर के खुद चाहे तो एक्सट्रैक्ट जो है वो किसी के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ब्रांच ऑडिटर प्रिंसिपल ऑडिटर को वर्किंग पेपर शेयर करे वगैरह. ठीक है, तो वो भी इसमें एक बात लिखी हुई थी. फिर हम आ जाते हैं ओके, इसमें दो केस भी है. जो मैंने टैक्स फ्रॉड वाला जो बोला था उसका जो केस का नाम था वो था जमनादास हरकचंद एंड अदर्स वर्सेस पीसी पारिख का केस. ठीक है, और एक और जो केस जो कॉमन केस हम लिख सकते हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस वेद प्रकाश का केस. ठीक है, जिसमें लिख रखा है कि क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट कंसेंट ऑफ क्लाइंट आप किसी भी थर्ड पार्टी के साथ में शेयर नहीं करोगे. दैट्स इट. नाउ वी आर ऑन क्लोज 2 ऑफ सेकेंड स्केड्यूल पार्ट 1 चल रहा है अभी. ठीक है ना, फर्स्ट स्केड्यूल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका रिवीजन भी इवन डिस्कस कर लिया मैंने. तो अभी आ जाते क्लोज टू सीए इन प्रैक्टिस विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. अभी सिर्फ सीए जो प्रैक्टिस वाले उन्हीं की बातें चल रही है. ठीक है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट नहीं बोल रही हूँ, यानी सर्विस वाले सीए की बात नहीं कर रहे हैं हम. सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम इन द नेम ऑफ हिज फर्म ऐसी रिपोर्ट, ठीक है, जिसपे उसने एग्जामिनेशन नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और रिपोर्ट सबमिट कर दी. ठीक है, अनलेस एग्जामिन ऑफ सच स्टेटमेंट रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैज बीन मेड बाय हिम
इस पार्टनर, ना तो उसने, ना उसके पार्टनर ने, उसके एम्प्लॉय ने, ना ऐसे किसी भी सीए इन प्रैक्टिस ने उसको चेक किया, एग्जामिन किया और क्या कर दिया, उसने रिपोर्ट इशू कर दी, तो वो गिल्टी हो जाएगा क्लोज 2 के अंदर, ठीक है। फिर अच्छा है क्लोज 3। क्लोज 3 बोलता है सीए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही परमिट्स हिज नेम। उसने उसके नाम को क्या किया है, परमिट किया है, परमिट हिज नेम। कैसे, इन कनेक्शन विथ यूज to be used in connection with an estimation of earnings contingent upon the फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मतलब फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है, उससे कोई अर्निंग होने वाली है, उसका सीए जो है वो सर्टिफिकेट दे रहा है। सर्टिफिकेट क्या दे रहा है कि हाँ ये तो होगी, अभी कॉन्टिजेंसी है ना इसमें, तो उसको क्या करना चाहिए, SA 3200 SAE है अपना, ठीक है। हाँ SAE 3400, सॉरी 3200 नहीं, SAE 3400 है, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो क्या बोलता है कि ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, ठीक है ना, किसी भी फ्यूचर अर्निंग्स के लिए, ठीक है, जो कॉन्टिजेंट अपॉन द फ्यूचर एस्टिमेशन पे है, बेस्ड है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर सकता है, एक रिव्यू दे सकता है। रिव्यू किसका, अर्थमेटिक एक्यूरेसी का नहीं, रिव्यू इस बात का कि उसने ये चेक किया है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी प्रॉपर है, ठीक है। एक तो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर है, दूसरा अभी जो नोट्स जो मैं रेफर कर रही हूँ ना, वो वैसे तो मॉड्यूल भी है इसमें, और साथ में जो पंकज गर्ग सर का स्कैनर है, सॉरी स्कैनर नहीं, पंकज गर्ग सर की बुक है, ठीक है, तो वो दोनों मिक्स में है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने मॉड्यूल से कुछ कंटेंट भी इसमें लिखा हुआ है, जो बैरिस्टर वकील वाला जो मैंने बताया था, एविडेंस एक्ट में बताया हुआ है, वो चीज़ जो थी वो मॉड्यूल से थी। बाकी चाहो तो आप पंकज गर्ग सर की बुक जो है वो रेफर कर सकते हैं हम इसमें। अब यहाँ पे है 3400 ऐसे जो है उसमें क्या, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अलाउज टू द मेंबर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या 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 है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन में इंडिकेट्स द सोर्सेस। पहला तो क्या है कि सोर्सेस उसको पता है, ठीक है, इंडिकेट्स द बेसिस ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट का बेसिस क्या है। थर्ड इज अबाउट द रिपोर्ट्स द मेजर अजम्पशंस मेड इन अराइविंग ऑफ द फोरकास्ट, कि वो उस फोरकास्ट तक पहुंचा कैसे, क्या एजम्पशंस उसने लिए थे उसके लिए, ठीक है, क्या इन्फ्लेशन तो लिया होगा, पीवी फैक्टर अपन ने कंसिडर किया, हमने क्या क्या कंसिडर किया, ठीक है, वो सब भी बताना है। ही डज नॉट वाउच द एक्यूरेसी, और क्लियरली उसको लिखना है कि वो इस फोरकास्ट की एक्यूरेसी को नहीं बता सकता, वो एक्यूरेट नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने जो जो बताया कि सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थे जिससे उसने इसको रिव्यू किया, बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, और साथ में मेजर अजम्पशंस जिससे वो इस फोरकास्ट पे पहुंचा है, ठीक है, वो सारा उसको बताना है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा था, बैंक से गारंटी या लोन लेना था, ठीक है, बैंक को, और सीए ने क्या किया था, उसके ऊपर एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया था, साइन कर दिया था कि फ्यूचर में तो इस पर्सन का जो है वो क्रेडिट वर्थिनेस अच्छा रहेगा और आप इसको लोन दे दो, और बाद में वो पर्सन क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया। अगर कंपनी होगी तो बैंकरप्ट हो गया, इंसान होगा तो इंसॉल्वेंट हो गया। अब हो तो गया वो इंसॉल्वेंट, और फिर जो बैंक ने किसके ऊपर केस किया, सीए के ऊपर केस किया कि सीए ने सर्टिफिकेट इशू किया था और इस वजह से हमने लोन दिया था। तो क्या सीए गिल्टी है, बिल्कुल सीए गिल्टी है, ठीक है, बिकॉज सीए को सर्टिफिकेट तो देना ही नहीं था, पहली बात तो उसको रिव्यू लिखना था, साथ में 3400 का ऐसे ही रेफर करना था, अगर नहीं किया था रेफर ऐसा और सर्टिफिकेट दे दिया तो सीए गिल्टी होगा क्लोज 3 ऑफ सेकंड स्केड्यूल्ड में, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल में। नाउ वी आर ऑन क्लोज 4, सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन on financial statement of any business or enterprises in which he or his firm or partner in his name has a substantial interest। देखो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 141 में भी देखा कि जिसमें हमारा डायरेक्टर हमारा रिलेटिव, सॉरी जिसमें हमारा रिलेटिव या हम खुद डायरेक्टर उस कंपनी का ऑडिट मत लो, देखा था ना 141 सबसेक्शन 3 क्लोज एफ में भी देखा, साथ में हमने एज 18 में भी बताया कि रिलेटिव्स कौन है। और यहाँ पे जो हमारे काउंसिल गाइडलाइंस 2008 जो है वो भी उसी डेफिनेशन को कंसिडर करती है जो कि एज 18 में बताया हुआ है कि वो सारे रिलेटिव है, और अगर होल्डिंग परसेंटेज उनका है किसी भी कंसर्न में या फिर उन्होंने पोजीशन हेल्ड कर रखी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आपका अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप क्या करो, ऑडिट मत करो, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें, ऑडिट मत करो। तो यहाँ पे बता रखा, मेंबर इज नॉट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन द फॉलोइंग केसेस वेयर ही हिमसेल्फ इज ऑनर ऑफ द कंसर्न, हिज रिलेटिव और पार्टनर ऑफ ए सीए हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द मेंबर हिमसेल्फ इज रिलेटिव और डायरेक्टर, ठीक है, मेंबर इज नॉट परमिट। अच्छा इसमें ये भी लिख रखा है कि मेंबर, अच्छा खुद ही हम राइट बुक्स को लिखें और खुद ही हम क्या करें, चेक भी करें, स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बन जाए, तो क्लियरली बोला है कि खुद मेंबर अकाउंट्स नहीं बना सकता क्लाइंट का, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर भी नहीं बन सकता, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें
क्लोज 5 में बोल रखा है सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट नोन टू हिम, उसको पता था, ठीक है, कोई मटेरियल फैक्ट विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं था, बट डिस्क्लोजर ऑफ विच इज नेसेसरी, लेकिन उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए था। और ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर ही इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोफेशनल कैपेसिटी में क्या कर रहा था, डील कर रहा था, मतलब उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो ओपिनियन दे रहा था, उसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए थी नहीं है, और जो अब उसको पता चल गई फिर भी उसने अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है ना, तो वो सी क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा क्लोज 5 में। अब इसमें भी 2-3 केसेस हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट केस है देवर एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस एमएस कृष्णा स्वामी का केस, जिसमें लिखा हुआ है कि फेलर टू रिपोर्ट द शेयर होल्डर अबाउट द नॉन क्रिएशन ऑफ ए सिंकिंग फंड। एक तो सिंकिंग फंड बनाया नहीं, न तो कंपनी ने बताया शेयर होल्डर को, ठीक है, और न ही किसने, ऑडिटर ने बताया। और थर्ड सेकंड केस आ जाता है किशोरी लाल दत्ता वर्सेस पीके मुखर्जी का केस, सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सुप्रीम कोर्ट में बताया, हैविंग नो डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी बेनिफिशियरी दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ लोन जो था वो किसको दिया था, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, टू द एम्प्लॉयर कंपनी के एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में लार्ज अमाउंट ऑफ लोन दिया था, जो कि शेयर होल्डर को नहीं बताया, और साथ में किसने, सीए ने भी नहीं बताया। तो ऐसे फैक्ट जो कि डिस्क्लोज होने चाहिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, और साथ में सीए ने भी रिपोर्ट नहीं किया है कि इनको क्यों नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे फैक्ट्स को, तो सीए ने भी इस बात को रिपोर्ट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सीए गिल्टी हो जाएगा क्लोज 5 में। नाउ वी आर ऑन क्लोज 6। अगेन क्लोज 6 और क्लोज 5 बहुत ही स्पेसिफिक है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन होता है। क्लोज 5 में तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे जो अमाउंट्स वगैरह ऐसे मटेरियल फैक्ट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताने चाहिए थे बताए नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाता है क्लोज 6 में C in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to report a material misstatement known to him to appear in the financial statement with which he is concerned in a professional capacity, मतलब उसने मटीरियल मिस स्टेटमेंट को जो उसको पता चल गई थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन तो थी पर गलत थी। 5 में तो क्या था, ऐसे मटेरियल फैक्ट जो कि डिस्क्लोज होने चाहिए थे ही नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं थे। 6th में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज तो है लेकिन वो मटेरियली मिस स्टेटेड है। लोन 10,000 का बताना चाहिए था 1 लाख का बता रखा है, या 1 लाख का बताना चाहिए 10,000 का बता रखा है, इसको बोलते हैं मटेरियली मिस स्टेटेड, जानबूझ के गलतियां की हुई है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा हुआ तो है पर गलत लिखा हुआ है, और ऑडिटर को पता चल गया, ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये आ जाएगा किसमें, क्लोज 6 में। अभी आ जाते हैं हम अच्छा, इसका जो केस है एक अच्छा केस है, इसमें बता रखा है कि ऑडिटर ने क्या किया, बैलेंस शीट को साइन किया, ठीक है, ऐसी बैलेंस शीट को साइन किया जिसको बैंकर्स ने मांगा था। दूसरी बार एक बैलेंस शीट दी, उसको भी साइन किया, उसी पीरियड की बैलेंस शीट थी जिसमें 20% इन्फ्लेटेड वैल्यू थी, मतलब एक ही टाइम की 2 बैलेंस शीट और दोनों ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन बता रही है, और सीए ने क्या किया, दोनों को साइन कर दिया है। अब सीए गिल्टी होगा कि नहीं, तो क्लोज 6 में जाके सीए गिल्टी हो जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड थे, ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की, ठीक है। तो 6 में गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये जाते हैं, हाँ एक इसमें अच्छा केस और भी है, सीए ने अपने आप को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है सीए, अभी सीए ने रिप्रेजेंट किया टैक्स अथॉरिटी के सामने, ठीक है, और वो सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की जो कि उसको क्लाइंट ने बताई थी, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। क्लाइंट ने जैसे इंफॉर्मेशन बताई वैसे की वैसी जाके टैक्स अथॉरिटी को बता दी। क्या सीए गिल्टी है, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सीए गिल्टी नहीं है। पहली बात तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके ऊपर उसने कोई ओपिनियन नहीं दिया है, ठीक है ना। यहाँ क्या कर रहा है, वो सिर्फ एज ए रिप्रेजेंटेटिव जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट ने दी उसको अथॉरिटी तक पहुंचाया, दैट्स इट। तो यहाँ पे वो गिल्टी है ही नहीं। नाउ वी आर ऑन क्लोज 7। क्लोज 7 क्या बोलता है, सीए इन प्रैक्टिस डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डज नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस। उसने विदाउट ड्यू केयर और कॉजन काम कर दिया, ठीक है, ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अब इसमें मन से कुछ फैक्ट मत बताना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जांपल्स वगैरह है वैसे ही बार बार पूछे जाते हैं जो हम देखते हैं, जैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं ट्राई करूंगी कि वो क्वेश्चंस भी हम एक बार डिस्कस कर लें, ठीक है। जैसे फेलियर टू चेक द बैंक बैलेंस, मतलब यहाँ पे जब वो पासबुक ऑफ द बैंक चेक करा था, ऑब्टेन द सर्टिफिकेट, तो उसने बैंक बैलेंस को चेक नहीं किया, मतलब क्रॉस चेक नहीं करा पासबुक और बैंक बुक, और बस सर्टिफिकेट दे दिया। तो मतलब क्या होगा ये कि उसने कैसे हरी में काम किया, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उसने ग्रोसली नेग्लिजेंस, जल्दी जल्दी में रैकलेस काम कर दिया। अगर वो ध्यान से देखता तो उसको पता चल जाता, पर उसने क्रॉस चेकिंग किया नहीं। और भी इसमें आ जाते हैं केसेस, जैसे देखो इसमें क्या है कि कैश तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन होता है जिसको तो केयरफुली चेक करना ही होता है, बट फिर भी उसने नहीं किया तो वो गिल्टी हो जाएगा।
अब यहाँ पे मॉड्यूल में लिखा हुआ है सी इज नॉट डिटेक्टिव, वो डिटेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो वॉचडॉग है, ब्लडहाउंड नहीं है। बट फिर भी अगर ऐसी जैसे इन्फॉर्मेशन है कि रॉ मटेरियल का सर्टिफिकेट उसने इशू कर दिया विदाउट क्या रॉ मटेरियल का उसने रजिस्टर देखे बिना ही रॉ मटेरियल का सर्टिफिकेट इशू कर दिया, तो अब इसको तो आप ग्रोसली नेग्लिजेंस ही कहोगे ना, क्या कहोगे कि बिना उसने इन्फॉर्मेशन देखे ही क्या कर दिया, सर्टिफिकेट इशू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 में और 7 में दोनों में ही एक केस था, सेल्स जो है ऑर्डर अंडर द नेगोशिएशन थी, रिफ्लेक्ट अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन टू ऑब्टेनिंग द बैंक लोन, और मिस्टर एक्स ने क्या किया, गिव क्लीन रिपोर्ट दे दी, ठीक है, ऑन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विदाउट एग्जामिन हिज अकाउंट्स। तो इसमें एक तो उसने ओपिनियन भी दिया है, रिपोर्ट दी है, मतलब तो क्लोज 2 में भी गिल्टी होगा कि बिना एग्जामिन किए रिपोर्ट दे दी, और यहाँ पे क्लोज 7 में भी गिल्टी होगा कि ड्यू डिलिजेंस और नेग्लिजेंस ऑफ द प्रोफेशनल वर्क। तो क्लोज 2 और 7 लगभग कभी कभी साथ में ही चलते हैं। अभी तो हम जो पढ़ेंगे कि उसमें 8, 2 और 7 तीनों साथ में आएंगे जब अपन क्लोज 8 पढ़ेंगे। जैसे अभी क्लोज 8 आ ही गया, तो क्लोज 8 में क्या बोला हुआ है, देखो क्लोज 8 में बोला है CA डीम टू बी CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain the information, sufficient information। तो उसने क्या किया है, fails to obtain sufficient information which is necessary for the expression of an opinion or its expectations are sufficiently material to negate the expression of an opinion। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसने क्या किया, informations वगैरह है, sufficient information उसने obtain नहीं की, ठीक है, और which is necessary to expression of his opinion और its यहाँ पे जो exceptions आर सफिशिएंटली मटीरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, मतलब वहाँ पे जो इतनी इन्फॉर्मेशन थी उससे साफ पता चल रहा था कि नेगेटिव ओपिनियन होने वाला है, लेकिन उसने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, आप ओपिनियन देते हो तो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए होते ना, तो वो उसने SAAE ही, मतलब उसने जो एविडेंस कलेक्ट किए थे वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट नहीं थे। मैं ये नहीं कह रही कि उसने एक भी एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, 4 एंट्री को चेक करके और उसने रिपोर्ट बना दी, तो उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट इन्फॉर्मेशन को क्या किया, ऑब्टेन नहीं किया, और फिर क्या कर दिया, अपना एक्सप्रेशन ओपिनियन दिया, ठीक है। तो ऐसे जो केसेस हैं 3-4 केसेस अपन डिस्कस करते हैं, जैसे MIS जो है रिपोर्ट, ठीक है, उसने सर्टिफाई किया, सर्टिफाई द सर्कुलर फिगर्स बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट विदाउट एक्सप्रेसिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है